दिल्ली पुलिस की विशेष जांच दल ने बताया है कि आम आदमी पार्टी से निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन ने पूर्वोत्तर दिल्ली में हुए दंगों में अपनी भूमिका को स्वीकार कर लिया है। आपको याद हो तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्मचारी अंकित शर्मा की निर्मम हत्या और उसके बाद उनकी लाश नाले में फेंक देने के मुख्य आरोपियों में से एक है ताहिर हुसैन, और अपने बयान में अंकित शर्मा के परिवारजनों ने भी उसका नाम लिया है। इस प्रकार पहली शिकायत जो ताहिर हुसैन के खिलाफ हुई वह संभवतः अंकित शर्मा के परिवार से ही आई थी, लेकिन अब उसने अपनी किन किन चीजों में भूमिका को स्वीकार किया है ये हम बताएंगे आज के वीडियो में। और जब यह मामला खुल रहा था तब कैसे लोग उसका समर्थन और बचाव कर रहे थे ये भी बताएंगे। सबसे पहले उसने पुलिस को बताया कि जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का उन्मूलन किया गया, जब राम जन्मभूमि के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय गया और जब नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू हो गया, इन सभी बातों से वह क्रुद्ध था और उसने सोचा कि वह हिंदुओं को सबक सिखाएगा अपनी राजनीतिक शक्ति और पैसे का उपयोग करके, और तब उसने ये कदम उठाया और इस प्रकार वह मास्टरमाइंड बना दिल्ली दंगों का। लेकिन उसने ये सब कैसे किया? 8 जनवरी को वह मिला सैफी से। सैफी ने उसे पीएफआई मुख्यालय जो कि दिल्ली के शाहीन बाग में स्थित है वहां जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद से मिलवाया। वहां उनकी बात हुई जिसमें खालिद ने कहा कि अपने समुदाय के लिए वह जान तक देने के लिए तैयार है और पीएफआई का ही एक सदस्य दानिश इसके लिए पैसे देगा दंगों को आयोजित करने के लिए। इसके अलावा सैफी ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली कि वह लोगों को भड़काएगा ताकि वे सड़कों पर उतर जाएं और हिंसा शुरू कर दें। इशरत जहां के साथ मिलकर उसने खुरेजी में शाहीन बाग की तर्ज पर एक प्रदर्शन शुरू किया। इसके बाद 4 फरवरी को वे लोग फिर मिले और फिर योजना बनी कि डोनाल्ड ट्रंप के भारत आने के समय दंगों को शुरू करना है ताकि पूरा विश्व देखे और केंद्र पर दबाव बनाया जा सके। ऐसा ही हुआ और इसके पहले ताहिर हुसैन अपनी तैयारियां करता रहा। उसने पत्थर ईंटें इकट्ठा किए, एसिड बॉटल्स, पेट्रोल बम ये सब तैयार करके रखा और उसने बताया कि इसकी सलाह उसे उमर खालिद ने दी थी। इसके बाद 24 फरवरी को दोपहर से उसने कुछ लोगों को इकट्ठा किया जिन्होंने उसके साथ मिलकर उसकी छत से दंगा शुरू कर दिया। ये पूरा घटनाक्रम था जिसके पहले ताहिर हुसैन ने सीसीटीवी भी खराब कर दिए थे और साथ ही अपने परिवारजनों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें कहीं और भेज दिया था। वह दिन भर पुलिस को भी फोन करता रहा ताकि यह जता सके कि वह स्वयं पीड़ित है। इसके बाद जब मामला खुला तब भी उसे पीड़ित बताने का ही प्रयास हो रहा था। ये देखकर मुझे गोविंदा की एक फिल्म याद आई, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, जिसमें वे वकील होने के नाते एक व्यक्ति को बचाते हैं इस आधार पर कि उसके हाथ जले हुए हैं और ये हाथ आग लगाने से नहीं बल्कि आग बुझाने के प्रयास में जले हैं। ऐसा ही कुछ हुआ ताहिर हुसैन के साथ जब आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट अंकित लाल ने उनके बचाव में कुछ ट्वीट्स किए और वे कह रहे थे कि वे आयोजक नहीं बल्कि खुद पीड़ित हैं दिल्ली दंगों के। और उन्होंने इस ट्वीट श्रृंखला में ये बताया कि कैसे ताहिर हुसैन निर्दोष हैं और उनके खिलाफ ऐसी बातें करना शर्मनाक है। इसके लेकिन अगले दिन ही आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन को निलंबित कर दिया। शायद उनकी पार्टी भी उनसे सहमत नहीं थी, लेकिन इसके बाद पीएफआई जिसने दंगों में उनका साथ निभाया वह इसमें भी उसके साथ रही और ये कहा कि इसका दोष केजरीवाल और दिल्ली सरकार पर है कि उन्होंने हुसैन को निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि पीएफआई के खातों की जांच ईडी भी कर रही है, क्योंकि संदेह है कि सीएए के विरोध में जो प्रदर्शन और दंगे हुए उसमें भड़काने के लिए पीएफआई से ही पैसा गया था। इसके अलावा अमानतुल्लाह खान जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने उनके निलंबन के बाद भी लंबे समय तक उनका समर्थन किया, उनका बचाव किया और ये तक कहा कि उन्हें निशाना इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि वे एक मुस्लिम हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसमें एक न्यूट्रल भूमिका अपनाई और उन्होंने कहा कि अगर वे दोषी हुए तो उन्हें दंड दिया जाएगा। लेकिन अभी तक सिर्फ उनके निलंबन की खबर सुनने को मिली है, उनके निष्कासन की नहीं। ऐसे में केजरीवाल कौन सा दंड दे रहे हैं यह देखना रोचक होगा। वहीं उमर खालिद की भूमिका पर दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, उनसे पूछताछ जारी है। जैसे ही कुछ सामने आता है हम एक दूसरी रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जुड़े रहिए स्वराज्य से।